हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट के जो डीआई है उसको और मैथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ताकि यूजीसी नेट के जो डीआई मैथ और साथ में जो रीजनिंग आते हैं उनके सारे क्वेश्चन को कर लें। देखो दोस्तों, यूजीसी नेट के हर एक पेपर में आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसमें 5 डीआई के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 5 डीआई के क्वेश्चन और 5 टे मिनिमम मैथ और रीजनिंग मिलाकर क्वेश्चन आते हैं। 5 टे मैथ और रीजनिंग मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन दोस्तों? 10 क्वेश्चन। तो सीधे 50 में से 10 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से ही हो जाते हैं और दोनों 2-2 नंबर के होते हैं। तो बात करें तो कुल 20 नंबर दोस्तों, काफ़ी हाईएस्ट स्कोरिंग है। 20 नंबर सीधे आपके डीआई मैथ और रीजनिंग से हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से केवल देख लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ देख लेंगे, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आऊँगा सॉल्व कराने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इस पर दिया जाएगा। रोज़ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और इसके कॉन्सेप्ट को हम आज ही बता देंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं और रोज़ क्वेश्चन को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं, चाहे हमारे यूट्यूब माध्यम से या खुद कहीं से लगाते हैं, तय मानिए दोस्तों, ये 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ये 20 मार्क्स तो आप बैठे बैठे प्राप्त करोगे दोस्तों, बैठे बैठे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप ध्यान से इन वीडियो को देखोगे और कॉपी कलम उठाकर इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट क्यों ना हो, मैथ के स्टूडेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बाकी उसके अलावा जिसे मैथ नहीं आती है उसके भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आप 20 में से 20 नंबर सही करके आओगे। दोस्तों ध्यान से देखो, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों, जो कम मेहनत वाला काम है वो करते हैं। तो जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो कम पढ़ता है और 10 क्वेश्चनों को यहाँ से टैकल कर लेता है। 5 क्वेश्चन दोस्तों कॉम्प्रहेंशन, जो आपके पठित गद्यांश होते हैं, वहाँ से मतलब गद्यांश से क्वेश्चन पूछता है। यानी दोस्तों 10 और 5 15, यानी 15 क्वेश्चन दोस्तों। तो मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसे आ ही जाना चाहिए, मतलब बिना मेहनत के। खाली रोज़ एक प्रैक्टिस से सॉल्व करोगे और तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों बाकी आपके जैसे कम्युनिकेशन हुआ, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। ये भी दोस्तों इसी भाव में हो जाते हैं अगर आप ध्यान से समझोगे तो। 5 क्वेश्चन दोस्तों जैसे आईसीटी के हुए, तो आईसीटी का ऑलरेडी मैं वीडियो 2 बना चुका हूँ। ऑलरेडी आईसीटी का मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर उन 2 वीडियो को देखकर आप पीआईक्यू भी हमने उसमें बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बताया है, और आप अपने से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और मैं भी आपको बताता रहूँगा। अगर उनको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन बैठे बैठे यहाँ से भी फ्री का मिलते हैं। यानी इस तरीक़े से देखिए दोस्तों, 15, 5 20 और 5 25, माने ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको रोज़ केवल 1 घंटा मेहनत करना है। अगर 20 दिन केवल 1 घंटा इन टॉपिक पर दे दिए ना, ये 25 क्वेश्चन बैठे बैठे आएंगे। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और क्या बच्चा आपके ईवीएस हुआ, एनवायरमेंटल हुआ, और आपके बच्चे हायर एजुकेशन हुआ, इसके भी वीडियोज़ आपको आएंगे दोस्तों। इनको अगर आप अच्छे से और थोड़ा सा समय दे दोगे तो यहाँ से भी आप स्कोर कर ले जाओगे बढ़िया से। टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसे भी आप सभी टीचर बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड मजबूत होता है। क्योंकि आप रिसर्चर हैं तो आप इन पॉइंटों को न जानें, यानी इन पॉइंट को न जानें ये हो ही नहीं सकता। यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको तो करना ही चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रोफेसर बन रहे हो तो रिसर्च करना ही करना है, इसलिए इस सेक्शन को आप कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म माना जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका गुण ही होना चाहिए। बाकी एनवायरमेंटल हुआ, हायर एजुकेशन हुआ, इसको अभी छोड़ दें तो 5 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, यानी 35 क्वेश्चन आपको किसी मरते हालत में आना ही चाहिए था दोस्तों। ठीक, बाकी चलिए तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपके 50 में से 40 से ऊपर यानी 42 नंबर के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए, यानी जाएँ और सॉल्व करके आ जाएँ। तो दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आपको इस वीडियो में मैं डीआई के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, और मैथ के और रीजनिंग तो दोस्तों काफ़ी इजी आती है। बाकी मैथ के जो क्वेश्चन जो आएंगे वो किस बेसिस पर आएंगे, क्या इसके नियम रहेंगे, ये मैं आज बताऊंगा। और इस सेशन में डीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, और अगले दूसरे सेशन में आपके मैथ और रीजनिंग के पास क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बताएंगे। लेकिन दोनों डीआई और मैथ चूँकि एक ही से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को इसमें मैं बताऊँगा। दोस्तों 2 चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला, भिन्न क्या होता है, भिन्न और दशमलव। दोस्तों भिन्न और दशमलव से
आप सभी बहुत डरते हैं, लेकिन आज से डरने की ज़रूरत नहीं है। भिन्न बोले तो दोस्तों इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? फ्रैक्शन है। दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? डेसिमल। ठीक है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जो वही जो तुम बटा बोलते थे वही भिन्न होता है। भिन्न का एक्चुअली क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को मैंने लिखा 1/2, ये अपने आप में बातें करता है। वो क्या बातें करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलो जानते हैं। पहले जानो 1/2 में जो ऊपर वाला होता है दोस्तों, काफ़ी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता इसीलिए रहे हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। ये अंश होता है दोस्तों, और ये क्या होता है? हार। ठीक, ये अंश होता है, ये क्या होता है दोस्तों? हार होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अंश ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हार होता है। तो ऊपर का जो अंश होता है वो हमेशा हमारी संख्या को डिनोट करता है। याद रखना, अंश क्या करता है? संख्या को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला है ये क्या करता है? ऊपर वाले संख्या को विभाजित करता है। तो नीचे वाला हमारा हर जो होता है एक्चुअल में विभाजित करने का काम करता है। ये क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसका विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 माने 1 को 2 भागों में बांट दो। तो बटा का मतलब होता है, ये बटा है दोस्तों। अब बटा का मतलब क्या होता है? भाग। बटा का मतलब क्या होता है? बाँट। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संख्या है उसको 2 भागों में बांट दो। तो पहले क्या करेंगे हम? एक चीज़ गोला बनाएंगे। बना दिए गोला। इस गोला को कई भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। तो इसके बराबर इसको 2 भागों में बांट दो। ठीक, तुम बांट दिए। नीचे जितना हो उतना बराबर भागों में बांट दो। तो तुमने बांट दिया। ठीक है ना दोस्तों? तो अब देखो, जो नीचे रहता है उतनी भागों में तुमने बांट दिया। दोस्तों कभी भी 1/2 आएगा तो तुम अपने मन में क्या इमेज बनाओगे? तो इमेज ये बनाओगे कि एक रोटी का टुकड़ा है, नीचे 2 है तो 2 बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर क्या लिखा है? इसी संख्या को डिनोट करता है। ये संख्या को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या? ऊपर क्या लिखा? 1 लिखा है तो तुम एक भाग को रंग दो, और जो भाग तुम रंगे हो, ये जो रंगा हुआ भाग है यही 1/2 को डिनोट करता है। रंगा हुआ भाग कितना है दोस्तों? ध्यान से देखो तो पूरे का आधा है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। और आधा क्यों होता है? वो चीज़ यहाँ पर तुमने देख ही लिया। ठीक है, मान लो अभी भी तुम्हें नहीं बात समझ में आ गई, नहीं आई तो समझ लो यहाँ पर और समझ लो। जैसे 2/3 का मतलब क्या हुआ? किसी भी भिन्न को अगर समझना है तो सर्वप्रथम एक गोला बनाओ, यानी एक रोटी का टुकड़ा बनाओ। एग्जाम्पल के रूप में रोटी का टुकड़ा ले रहा हूँ दोस्तों। बना लिया तुमने, एक गोला बना लिया। और नीचे क्या है? देखो, एक रोटी का टुकड़ा, ये नहीं कि ऊपर 2 तो 2, एक ही रोटी का टुकड़ा बनाओगे। नीचे क्या है? 3। तो इसको 3 बराबर भागों में बांटोगे। इस गोले को 3 बराबर भागों में बांटोगे। इस बात को ध्यान दो, 3 बराबर भागों में क्या करोगे? बांटोगे। थोड़ा सा बराबर नहीं हुआ, इसको मैं करता हूँ 3 बराबर भागों में बांटता हूँ। इसको 3 बराबर भागों में मैंने क्या बांट दिया। देखो ध्यान से, 3 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है ना? जितना नीचे लिखा हो उतने बराबर भागों में बांट दो। 2/3 लिखा आ गया तो तुम मन में क्या इमेज बनाओगे? तो ये इमेज बनाओगे दोस्तों। क्या इमेज बनाओगे? तो ये इमेज बनाओगे। 2/3 आ गया तो इसका इमेज क्या बनाओगे? ये बनाओगे कि तुम पहले नीचे क्या है? 3 है तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दो। और ऊपर क्या लिखा है? ध्यान से देखो, ऊपर 2 यानी 2, यानी इस 2 को क्या करो? अब रंग दो। 2 ठे भाग को क्या कर दो? रंग दो। एक भाग ये होगा और एक भाग ये होगा। 2 भाग को रंग दो। ये रंगा हुआ जो पार्ट है यही 2/3 को डिनोट करता है। यानी जाहिर सी बात है ये आधे से अधिक है। 2/3 आधे से अधिक दिख कर लग रहा है ना? अगर आ जाएगा कि 1/2 और 2/3 में कौन बड़ा है, तो क्या बताओगे? 1/2 बड़ा है। तो 2/3 जब आएगा तो तुम क्या समझोगे कि कोई 3 चीज़ है, उसमें से 2 चीज़ है मेरा। तो 3 चीज़ में 2 चीज़ मेरा। ठीक है ना? ध्यान समझ में आ रहा है? माने 3 चीज़, टोटल कितनी वैल्यू है? 3 में 2 मेरा, यही 2/3। देखो 1 2 3 में 2 मेरा, यही तो 2/3 को डिनोट कर रहा है। तो कभी भी जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है कि 2 चीज़ में ऊपर वाला जितना है 2 चीज़ में 1 चीज़ मेरा। तो 2 चीज़ में ये टोटल वैल्यू होता है, और ये ऊपर जो रहता है वो हमारे हक में जो रहता है वो चीज़ रहता है। तो 2 चीज़ में 1 चीज़ मेरा। तो तुम मन में अपने वैल्यू देखो कि 2 में 1 मेरा, ये 2 चीज़ में 1 मेरा, यानी क्या? आधा ही तो हुआ। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक ना? आधा ही तो हुआ। अब देखो वैसे ही देखो, एक चीज़ और तुम्हें मज़े के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो और मज़े से समझ में आएगा। जैसे 1/2 है ना दोस्तों। अब देखो हम क्या करो, किसी भी भिन्न के अंश में किसी भी संख्या से तुम गुणा या भाग
कर सकते हो, जोड़ घटाना नहीं, लेकिन गुणा और भाग कर सकते हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 2 से गुणा क्यों? क्योंकि 2 से 2 ये कट के क्या 1/2 ही आएगा, और 2 से गुणा करो तो 2 1 2, 2 दूना का 4। 2/4 अपने आप में क्या बात है कर रहा है? मान लो कि 1/2 ना आकर 2/4 आ जाए, दोनों एक ही बात है। तो कैसे जानोगे कि 2/4 का मतलब ही आधा है? एक तो काम ये है कि इसको काट फाट के देखो, या दूसरी चीज़ ये है कि तुम क्या करो, ये एक रोटी बना, देखो इसके 2 तरीके हैं। एक रोटी बनाओ, इसके कितने भाग कर दो? 4 भाग कर दो। क्या कर दो? 4 भाग कर दो। 2 भाग हुआ, नीचे जितना रहता है उतना भाग किया जाता है, 4 भाग कर दो। ऊपर कितना है? 2। ऊपर 2 है तो 2 को रंग दो, मान लो एक ठे ये, यही 2/4 है। ध्यान से देखो, ये फिगर और ये फिगर दोनों एक जैसा है कि नहीं? अभी भी एक चीज़ में ये आधा ही तो दिख रहा है, ये भी आधा दिख रही है, और दोनों आधा ही तो दिख रहा है, यानी अभी भी बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भले इसका मान देखने से लग रहा है कि अरे 2/4 तो बड़ा है, 1/2 अलग है, 2/4 नहीं। तुमने फिगर बनाया तो वही वैल्यू देखो, बात समझ में आई, वही वैल्यू, यही वैल्यू, इसी वैल्यू को ये 2/4 डिनोट कर रहा है, इसी वैल्यू को जो रंगा हुआ है। इस वैल्यू को 1/2, दोनों में कोई अंतर है नहीं, यानी 1/2 और 2/4 आपस में क्या है? समान है। एक तरीका ये है। दूसरी तरीका क्या है भैया समझने का? एक तरीका मैंने क्या बताया, दूसरी तरीका समझने का, 1/2 का मतलब क्या? 2 में से एक चीज़। तुम ये बताओ, 2 चीज़ में से एक चीज़ मेरा है, इसका मतलब क्या? इसका आधा ही तो है, 2 में से एक चीज़ मेरा, यानी आधा ही तो है। आधा चीज़ तो तुम्हें मिलेगा। 2 चीज़ है घर में, उसमें एक तुम्हारा हो गया, इसका मतलब 2 चीज़ में से आधा भाग तुम्हारा हो गया। तो जो नीचे रहता है वो टोटल में से तुम्हारा कितना है? 1 है। वैसे ही देखो, इसका मतलब आधा, इससे बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2 चीज़ में एक तुम्हारा, इसका मतलब आधा। अब यहाँ से भी यही सेंस निकलेगा, यानी 4 चीज़ में 2 चीज़ तुम्हारा, यानी 1 2 3 4 चीज़ है, इसमें 2 चीज़ तुम्हारा है। देखो 4 चीज़ में कितना, ऊपर जो रहता है वो हमारे हक में रहता है, नीचे टोटल रहता है, यानी 4 चीज़ में 2 हमारा है। देखो 4 चीज़ में 2 हमारा है, अभी भी तो आधा हमारा हो गया, अभी भी तो आधा ही हमारा हुआ, यानी दोनों का सेंस एक ही निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो बात समझ में आ रहा? भिन्न का मतलब क्या होता है? जो नीचे रहता है वो टोटल भाग होता है, उतने में कितना हमारा है वो ऊपर लिखा रहता है। ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों नोट के रूप में आप याद रखोगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम करेगा, क्योंकि कभी आता है, कभी क्या हमेशा आ जाता है कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है, या भिन्न को बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम में डिसेंडिंग आर्डर और एसेंडिंग आर्डर में सजाओ। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो एक चीज़ याद रखना, जो भिन्न, जैसे मान लो x/y है, इसके अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टी इसकी गुण क्या है कि जो अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न का मान उतनी बड़ी होगी, तो भिन्न का मान उतना क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक। अगर ये अंश मान लो अगर छोटा होगा तो भिन्न का मान, इस टोटल भिन्न का मान भी क्या होगा? छोटा होगा, याद रखना। लेकिन y क्या है? हर है, तो हर इसका क्या होता है? अंश का उल्टा होता है। अगर हर बड़ा हुआ तो इसे भिन्न का मान क्या आएगा? छोटा आएगा, यानी छोटी भिन्न होगी। अगर हर छोटा हुआ तो इस भिन्न, यानी ये भिन्न क्या? बड़ा होगा। यानी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या? जैसे मान लो 1/2 लिखा है, ठीक है, 1/2 लिखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो 1/2 लिखा है कहीं, और कहीं 1/2 रहने दो, 11 मान लो लिखा है कहीं 20, और कहीं लिखा है 13/20। कह दे दोनों में कौन बड़ा है? कह देगा दोनों में कौन बड़ा है। तो अब ध्यान से देखो, पहली बात देखो कि ये तुम्हारा एक चीज़ तुम्हारा समान है, हर क्या है? समान है। तो जब हर समान है तो तुम शांति से बैठ जाओ, केवल अंश को देखो। अंश में देखो तो ये 11 है, ये 13 है। तो मैंने कहा कि अंश अगर जितना बड़ा होगा भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा, अंश अगर छोटा होगा तो भिन्न भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या? ये 11 है, ये 13 है, तो अंश जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। सिंपल। ये क्या है? 13 बड़ा है 11 से, इसलिए इस भिन्न का मान भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। यानी अगर हर तुम्हारा समान दिख रहा है तो सीधे सीधे अंश में जो बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी, अंश में जो छोटा होगा तो वो भिन्न भी छोटी होगी, यानी सिंपली तुम निकाल लोगे। एक कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ऊपर वाला क्या हो? समान हो, जैसे 11/20 और एक आ जाए 11/20, एक आ जाए 11/23। ठीक है, ये अंश क्या है? समान। यहाँ पर हर क्या है?
अलग अलग है, लेकिन अंश समान है। तो एक चीज़ समान होना चाहिए, एक चीज़ ऊपर वाला समान है तो उसको भूल जाओ। नीचे वाला देखो, ये 20 है, ये 23 है, तो नीचे वाला क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अगर बड़ा होगा तो भिन्न का मान छोटा होगा, छोटा होगा तो भिन्न का मान बड़ा होगा। इसका मतलब 20, चूँकि ये क्या है, ये हर की बात हो रही है, तो 20 छोटा है 23 से, तो 20 छोटा है तो इसके भिन्न का मान क्या आएगा, इस 11/20 का मान क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इससे। भले 23 तुम्हें बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये नीचे है तो ये उल्टा होता है, यानी 11/20 बड़ा होगा किससे, 11/23 से। तो कैसे बड़ा छोटा निकालते हैं, ये कुछ मैंने क्या किया, तुम्हें हमने नियम बताया, ठीक है ना। ये काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों एग्जाम में। अगर इन बातों को जानते रहोगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में कर ले जाओगे, नहीं तो छोड़ कर चले आओगे, नहीं तो वही अंदाजे पाँच छः करोगे, जो कि तुम्हारा नंबर कटेगा, उसके लिए तुम्हारा JRF और वो वगैरह वगैरह नेट तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई। और एक चीज़ और बताते हैं, जैसे मान लो, देखिए एक 11/13 संख्या हो गई, ठीक है ना, एक 11/13 हो गई, और एक हमारा 9/11 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 9/11 हो गया, और एक हो गया तुम्हारा क्या, 13/15 हो गया, ठीक है ना। ये संख्या कह देगा कि इसको बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो एक देखो, क्या ऊपर वाला कोई समान है, नहीं ऊपर वाला नहीं समान है, नीचे वाला कोई समान है, नहीं नीचे वाला नहीं समान है, तो अब कैसे निकाले भैया। ये देखने के बाद ऊपर वाला का समान रहता तो, या नीचे वाला समान रहता तो तुम अंतर करके निकाल लेते कौन बड़ा कौन छोटा। अगर ये नियम ना लगे तो इन दोनों में अंतर दिखा करो, कितने का अंतर है, 11-13 में 2 का अंतर है। तो कहीं ये देखो कि क्या इन लोगों में भी 2 का अंतर तो नहीं है, तो 9-11 में भी 2 का अंतर है, हाँ जी। तो इन दोनों में अब तुम आसानी से निकालोगे। इसका भी देख लो, 13-15 में किसका अंतर है, 2 का। यानी अगर समान अंतर हो, किस में समान अंतर हो, अंश और हर में, अंश और हर में समान अंतर हो। और ये भी ध्यान रहे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये क्रम भी समान होना चाहिए, ये नहीं कि क्रम बदल जाए, ठीक है, क्रम समान ही देता है। तो देखो, अंश और समान अंतर हो, तो अगर अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो छोटा अंश वाला संख्या छोटा होगा, और बड़ा अंश वाला संख्या बड़ा होगा, ठीक। बहुत ईजी। यानी सबसे छोटा इसमें कौन होगा, जो सबसे छोटा है 9 सबसे छोटा है, तो 9/11 सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद कौन आएगा, 9 के बाद क्या, 11/13, ये दूसरे नंबर का छोटा होगा, माने ये बड़ा होगा, ठीक है ना। अब इससे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 13/15, यानी 13/15 इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात को याद रखना, काफ़ी इजी तरीका से हो गया। नहीं, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अगर समान अंतर है तो हम अंश को देखते हुए मान निकालेंगे, हर को देखते हुए नहीं। हर को देखते हुए निकालोगे तो वही व्युत्क्रमानुपाती मानकर देखना पड़ेगा तुमको, व्युत्क्रमानुपाती मानकर देखना पड़ेगा कि जो बड़ा होगा वो छोटा। देखो, अगर तुम नीचे वाला देखकर निकालना चाहते हो तो नीचे वाला भी देखकर निकालो। तो नीचे वाला हर है, तो हर क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इस माफ़ करना, ये नीचे वाला देखकर निकालोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा हमारे समझ से क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार नीचे वाला निकाल कर। देखो, ये सबसे क्या है, सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा नहीं जी, सबसे छोटा। चलो दोस्तों, नीचे वाला से नहीं, बड़ा जो है ऊपर वाला ही देखो, तुम आसानी से निकाल लेना। जो काम इजी से हो रहा है उसमें क्यों जो है कठिनाई का सामना करना। ये तरीका होता है कि कैसे भिन्न को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाने का, ये सब नियम होता है जो तुमने अच्छे आसानी से क्या हुआ, बड़ी आसानी से समझा। एक चीज़ और, मान लो कि कहीं और ये सब नियम काम न करे, जैसे मान लो 11/20 आ गया, 4/15 आ गया, 3/10 आ गया। इसमें कहा कि दिया कि कौन बड़ा कौन छोटा, अब तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो, ना कोई हर समान है, ना कोई अंश समान है, ना इन दोनों का डिफरेंस समान है। जैसे 4-15 में 11 का डिफरेंस है, 3-10 में 7 का डिफरेंस है, 11-20 में 9 का ये डिफरेंसेज भी नहीं समान है, लेकिन चेक जरूर करोगे। नहीं समान है तब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, अब क्या करोगे, तो इनके हर को क्या कर दोगे, समान कर लोगे। तो 20, 15, 10 के हर को समान करना है, तो क्या करेंगे, 20, 15, 10 का तुम एलसीएम निकालोगे। 20, 15 और 10 का एलसीएम कैसे निकलता है दोस्तों, तो सभी पढ़े हो, 4 × 5 गुणनखंड करो, 3 × 5, इसका क्या होगा, 2 × 5। एलसीएम कैसे निकलता था बोलो, जो सबसे बड़ी संख्या बोलो 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या और कहीं है 4 से बड़ा, इसमें दोनों में तीनों में नहीं। चलो 4 का काम होगा, 5 सभी में है तो एक ठे ले लो, जो सबसे नंबर बड़ा रहता है वही रहता है। 3 है
इसमें तो 3 ले लो, और कुछ बचा नहीं, 2 2 तो 4 में है ही, इसलिए नहीं लोगे। तो 4 5 20, हम 20 3 60, 60 हुआ। क्या हुआ? 60 हुआ। तो अब देखो इन सभी हर को 60 बनाना है, सभी हर को क्या बनाना है? 60 बनाना है। तब तुम्हारे पास कितना है? एक 11/20 है, एक 4/15 है, और एक 3/10 है। सबको क्या बनाना है? 60 बनाना है। क्या बनाना है? 60 बनाना है। तो 60 कैसे बनेगा हर? ये 60 कैसे बनेगा बताओ? 20/20 60 कैसे बनेगा? तो तुम 20 का 60 में करोगे भाग तो क्या आएगा? 3, यानी 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 20 3 60 60 बढ़ जाएगा। और भिन्न का नियम होता है कि हर अंश में किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 11 में 3 से गुणा कर सकते हो, 20 में 3 से गुणा सब कर सकते हो। तो क्या हो गया? 11 3 33 और 20 3 60, 60 बन गया। अब ये भी 60, 15 है, तो 15 में 60 से भाग करो, क्या आएगा? 4, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 से क्या करो? ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो गुणे 4 इसे, गुणे 4 ऊपर नीचे, क्योंकि अंश और हर में गुणा करने पर कोई मान परिवर्तन नहीं होता। मैंने प्रूफ करके भी दिखाया। 4 चौका 16, 4 5 15 चौका 60। देखो सबका हर समान हो गया तो आसानी से तुम निकाल लोगे। अब 10 में 60 के भाग करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे तो 36, 18, और 10 में करोगे तो 60। अब देख लोगे इसमें कौन जो है बड़ा कौन छोटा। अब हर समान है, हर क्या समान है? तो हर समान है, तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 33, फिर क्या है? 18, फिर क्या है? 60। तो सबसे बड़ा ये है, और सबसे छोटा क्या है? 16/60, यानी 16 सबसे छोटा है। फिर 18 है, तो 16 वाला क्या है? 4/15 है, तो 4/15 सबसे छोटा है। फिर 18 है, यानी 3/10 क्या है? दूसरे नंबर का है। फिर 33 है, फिर 11/20 सबसे क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा। ये तुम्हारा क्या हुआ? बढ़ते क्रम में हुआ, यानी एसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, जिसको आरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार से भिन्न के क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। और क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर, बिल्कुल आता है, आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए तुमको बताया जा रहा है। अगर इतना जानते हो तो भिन्न के सारे क्वेश्चन को चुटकियों में टैकल कर ले जाओगे। और दशमलव से कोई लोग डरेगा नहीं। पहली बात, दशमलव का मतलब क्या होता है? दशमलव माने बटा 100 होता है। दशमलव माने बटा 10 होता है, बटा 10, दशमलव मतलब बटा 10। तो 1 दशमलव का मतलब होता है, 1 दशमलव का मतलब क्या हुआ? जैसे 0.1 का मतलब क्या हुआ? 1/10। जैसे 0.1 की जगह यक्स हो, यक्स कोई अंक हो, याद रखना, यक्स कोई संख्या नहीं, यक्स क्या है? डिजिट है। डिजिट बोले तो अंक है, यानी 1 से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? बटा 10। ठीक। तो कभी भी दशमलव से न घबराओ। जैसे मान लो 4.5 को कह दिया भिन्न में बदलो, तो 4.5 का मतलब क्या हुआ? तो पहले 4.5 को सीधे लिख दो 45/1 लिख दो तुम नीचे, ठीक ना। और तुम दाहिने हाथ से मैंने इकाई अंक से गिनती करोगे, कितने अंक बाद दशमलव है? कितने अंक बाद दशमलव है दोस्तों? 1 अंक बाद, 1 0 बढ़ा दो इसका, और इसका मतलब 1 ही होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। और मैं तुम्हें काटा पीटी करना है तो काट लो। 5 दूना 10, 5 में 45 के 9 5 45, यानी 9/2 जो है वही 4.5 है। यानी 4.5 किसके बराबर है? 9/2 के बराबर है। ये तुम्हारा आंसर है। 9/2 का मतलब क्या हुआ? 9 में तुम 2 से भाग करो, यानी 2 चौके 8, 9 में 60 आ गया, क्या होगा? 1 होगा। और जानते ही हो 0.1 यहाँ बढ़ाकर हम कितना यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो बचे 10, और तुम्हारा कटम कोटा। देखो 4.5 आया कि नहीं? 9/2 का मान 4.5 आया कि नहीं? तो दशमलव से बिल्कुल मत घबराओ। जो लोग दशमलव से घबरा जाएंगे उनका काम क्या हो जाएगा? तमाम हो जाएगा। दशमलव से खेलो, दशमलव से क्या करो? खेलना सीखो। अब देखो ये 3.762 आ गया, तो इसे डर जाओगे? नहीं भैया, नहीं डरेंगे। पहले इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि इस संख्या को लिख दो और 1 लिख दो, और दाहिने से यानी इकाई अंक से गिनना शुरू करो। 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लिख दो। इसके विपरीत अगर ये संख्या आ जाएगा तो ये लिखोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कहीं भी 1 पर कई सारा 0 दिखे भाग के रूप में, तो उस संख्या को सीधे सीधे लिख दो। कितने अंक 0 है? 2 1 2 3 अंक 0 है, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तुम्हारा राइट आंसर आ गया। यानी भिन्न को दशमलव में बदलना सीख गए, दशमलव को भिन्न में बदलना सीख गए, तुम्हारा काम खत्म। घबराओ मत यार। अरे यार कितना घबरा देते हो। अब इससे इजी कोई क्या, मान लो कहीं लिख दिया 4/10, तो इससे घबरा जाओगे तुम? नहीं। इसको क्या करोगे? 4 को सीधे लिख दो। 1 के बाद कितना 0 है? 2 है, तो 1 अंक बाद 1 के बाद कितना 0 है? 1 है, तो 1 अंक बाद दशमलव, यानी इधर से गिनोगे। 1 यहाँ पर दशमलव लगाओगे, ध्यान रखना, इधर से गिनोगे। और 0 कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे। और दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, अब ये सब भी सिखाना रह गया क्या यार? तो देखो दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग में नियम ये रहता है कि दशमलव के सामने दशमलव लिखकर जोड़ घटाना किया जाता है। जैसे 2.3 में कह देगा
कि 444.75 को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे? जोड़ो या घटाओ कुछ भी कह दे तो क्या करोगे कि 2.3 को देखोगे, दशमलव के सामने दशमलव लिखोगे, दूसरी संख्या जैसे है उसे उतारोगे, लेकिन दशमलव के सामने दशमलव लिखकर 4 इधर है तो 4 इधर लिखोगे, 1 4 इधर है तो इधर, 75 इधर है तो 75 इधर। ध्यान रहे इसके सामने कुछ नहीं तो 0 मानोगे, इसके सामने कुछ नहीं तो 0 मानोगे। अब जोड़ोगे तो 5 7 3 10 का 0, दशमलव के सामने दशमलव, एक अंक, माने साधारणतया जैसे जोड़ते हो 3 4 7 वैसे ही साधारणतया जोड़ोगे, साधारणतया घटाओगे, लेकिन दशमलव के सामने दशमलव रखोगे। जोड़ और घटाना में ये याद रखना दोस्तों, बाकी सेम टू सेम वही होगा। तो ईजी हो गया कि नहीं? दशमलव से डरोगे नहीं? डरोगे। और दशमलव का गुणा भाग सिखा दीजिए गुरुजी। तो चलो दशमलव का गुणा भाग सीख लो। जैसे 4.5 में गुणा करना है 2.3 से, डरो मत, 4.5 को 4.5 ही रहने दो। 2.3 से गुणा करना है, 2.3 से गुणा करो और दशमलव को तुम भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। अब जानो कि 23 में 45 से गुणा करना है, तो करोगे ना, गुणा करोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, फिर जोड़ोगे। तो मान लो कि जोड़ने पर तुम्हारा XYZ कोई अंक आ गया। तो अब गिनो अंकों की संख्या दाहिने से, देखो दशमलव को हमेशा दाहिने से गिनते हैं। 1 अंक बाद दशमलव यहाँ था और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ था, टोटल दोनों को मिलाकर 2 अंक बाद दशमलव तुम्हें लिखना है। तो गुणा साधारणतया ऐसे ही करोगे, और दशमलव कितने अंक बाद यहाँ है और कितने अंक बाद यहाँ है, दोनों को मिलाकर 1 अंक बाद इधर, 1 अंक बाद 2 अंक बाद, तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक बाद यानी यहाँ दशमलव लगा दो, बस आंसर आ गए, यानी कुछ नहीं लगा दो। इस तरीक़ा से तुम दशमलव को भी समझ गए। अब दोस्तों इतने में तुम्हारा इतना समय ख़त्म भले हुआ है, लेकिन याद रखना मैथ रीजनिंग में दोस्तों A से लेकर Z तक तुम क्या करो, A से लेकर Z तक के नंबरिंग याद करो। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, A से Z तक याद कर लो रीजनिंग के लिए। और दूसरा तुम्हें 1 से लेकर 25 तक कम से कम वर्ग याद करना है। 1 से लेकर 25 तक कम से कम वर्ग याद करना है, और 1 से लेकर 30 तक तुम्हें कम से कम पहाड़ा याद करना है, टेबल याद करना है, ठीक है। और 1 से लेकर 15 तक तुम्हें क्यूब याद करना है, जिसको घन कहते हैं। अगर इतना कर लोगे तो सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ये कर लोगे तो रीजनिंग वाले कोडिंग वाले सॉल्व हो जाएंगे। तुम्हारा रीजनिंग भी यहाँ से नंबर मिल गया, मैथ भी मिल गया, और तुम्हारा DI भी मिल गया। 10 नंबर लेकर घूमो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैथ में और ये 3 टॉपिक है, औसत, अनुपात और प्रतिशत। इन 3 टॉपिक को तुम जान जाओगे अच्छे से तो तुम मैथ के और DI के सारे को देखो। DI औसत, अनुपात और प्रतिशत, ये 3 ही चैप्टर पर पूरे DI इसी पर जो है रहता है, आधारित होता है। तो ये 3 चैप्टर को तुम जान लोगे तो पूरे DI के सारे क्वेश्चन को तुम चुटकियों में क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो पहले औसत जानोगे। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? औसत का मतलब भिन्न भिन्न मान दिया गया है, अंकों का कई आंकड़ा दिया गया है, लेकिन अलग अलग दिया गया है, उसको अलग अलग मान को एक बराबर एक समान संख्या में एक रूप में बदल देना औसत कहलाता है। और औसत यानी जिसको बोलते हैं एवरेज, बराबर क्या होता है फार्मूला? एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योगफल, यानी जितने अलग अलग पद दिए हैं उनका योग निकाल दो बटा जितने पद हैं, यानी पदों की संख्या से भाग कर दो, जो मान आएगा वही औसत कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। यानी एवरेज करता क्या है, तो अलग अलग मान को एक समान बना देता है। यानी अलग अलग मान, जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे 4 7 और 13 का औसत क्या होगा? तो 4 7 13 का औसत क्या होगा? तो 4, तो सूत्र के हिसाब से कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, यानी क्या तुम्हें लगा, यानी 4 + 7 + 13 कुल पद कितना है? 1 2 3 पद हैं, यानी 4 + 7 + 13 बटा 3, तीनों का योगफल 24 बटा 3, जिसका मान 8 है। 8 क्या है? औसत है। ये औसत 8 मतलब क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सभी देखो अलग अलग मान, ये 3 ठे अलग अलग मान हैं, उसको एक समान बना देना। तो 3 ठे अलग अलग मान क्या बन गया? 8 बन गया। यानी पहली संख्या जो है वो भी 8 बन गई, दूसरी संख्या जो है वो भी 8 बन गई, तीसरी संख्या जो है वो भी 8 बन गई। यही औसत का मतलब होता है। जो अलग अलग मान है उसको एक समान बना देना। अब देखो इन अलग अलग मान, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई 4 रुपया का, 3 लोग हैं, एक 4 रुपया कमाता है, एक 7 रुपया कमाता है लड़का, एक 13 रुपया कमाता है। तो तुम्हारे पिताजी को तीनों लोग अपने कमाई दे दिए, तो पिताजी के पास टोटल कितना रुपया कमाया मिला? 24 रुपया। अंत में पिताजी क्या करेंगे? सब कुछ समान भाग में देंगे। तो सब कुछ समान भाग में देंगे क्योंकि पिता सबके लिए क्या होता है? समान होता है। तो सबको कितना रुपया देंगे? 8 रुपया देंगे। तो 2400 रुपया उनका जो मिला था वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे? देखो 8
में 8 जोड़ो तो क्या होगा 16, यानी 8 में 8 तुम जोड़ा तो 16 हो गया, फिर इस 16 में 8 जोड़ा तो 24 हो गया। यहाँ से अभी मान 24 और ऊपर वाला तुमने जोड़ा तो अभी भी 24 आया ही था, देखो यहाँ पर, यानी ऊपर का भी योगफल 24। यानी ध्यान से देखो अभी भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, टोटल वैल्यू माने औसत में कन्वर्ट करने के बाद भी टोटल वैल्यू वही रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि औसत क्या करता है कि अलग अलग मान को एक समान बना देता है, लेकिन वैल्यू टोटल वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा समान ही रहेगी, यानी वही रहेगी। यानी मान में कोई टोटल वैल्यू के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो अलग अलग संख्या थी वो एक समान बन गई, यही औसत है। कभी कभी क्या कहता है कि इन संख्याओं में एक एक जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा, तो ये औसत 8 था, सभी में एक जोड़ रहा है, यानी समान न जोड़ रहा है, यानी इसमें भी एक जोड़ रहा है, इसमें भी एक जोड़ रहा है, इसमें भी एक जोड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 1 9 ये भी बन जाएगा, 9 ये भी बन जाएगा, 9 ये भी बन जाएगा। तो जब सब समय संख्या समाने हैं, 9 ही है, तो उसका औसत क्या होगा, 9 ना होगा, क्योंकि जब समाने हैं तो फिर अब क्या समान बना रहा है, और समान बनाओगे भी तो 9 ही आंसर आएगा, इसलिए सीधे सीधे 9 बोल दो। बात समझ रहे हो कि नहीं। 2 जोड़ देने पर क्या होगा, नया औसत क्या होगा, तो 8 में 2 जोड़ दो 10 10 10 10 10 10 2 तीनों हो जाएगा, समान है इसलिए औसत 10 ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट तुम याद रखोगे तो औसत के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, ये हमारा औसत का फार्मूला है। योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पदों की संख्या जाकर इधर गुणा हो जाएगा, भाग बराबर के उधर जाकर देखो, जोड़ बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस होता है, गुणा बराबर के उधर जाता है तो भाग होता है, भाग बराबर के उधर जाता है तो गुणा बन जाता है, उल्टा हो जाता है। तो कुल पदों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो क्या होगा, औसत गुणा पदों की संख्या। तो इतना तुम जानते हो तो औसत के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात से डरने की ज़रूरत नहीं है, यह एक संबंध है, और कभी भी संबंध आता है तो कभी भी संबंध अकेले नहीं बनता, मिनिमम 2 लोग रहेंगे तभी संबंध बनेगा, रिलेशन बनेगा। तो संबंध है, यानी ये संबंध है तो कम से कम 2 संख्याएं होंगी, कम से कम, अधिक तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, लेकिन कम से कम 2 संख्याएं होगी। इसको डिनोट करते हैं ऐसे रेशियो को, ये रेशियो बटा माने ये और बटा एक ही बात है, और भाग ये तीनों एक ही चीज़ है, मान के चलो, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो किन्हीं संख्याओं का अनुपात का सरलतम रूप यानी छोटा रूप उनके एचसीएफ के विभाजित करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे एचसीएफ मतलब होता है दोस्तों मसों, अगर अलग अलग संख्याओं का तुम्हें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो उनके मसों से उनमें भाग कर दोगे तो वो अनुपात निकल आएगा। कहने का मतलब क्या, ये 10 15 20 का अनुपात निकालना हो तो अनुपात कैसे निकालोगे, तो 10 संबंधे 15 संबंधे 20, जो कॉमन होगा उसको काटोगे। इसका मतलब क्या, 10 का गुणनखंड करो 2 गुणे 5, 15 का गुणनखंड करो 3 गुणे 5, इसका गुणनखंड करो 4 गुणे 5। सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 5 5, सभी में मैक्सिमम कॉमन क्या है, 5 है। तो इसका एचसीएफ क्या है, 5 ही तो है। यही 5 से क्या करोगे, समय भाग करोगे, तो 10 में 5 से भाग करोगे तो 2, 15 में 5 से भाग करोगे तो 3, 20 में 5 से भाग करोगे तो 4। वही बात हम कहे तो 2 संबंधे 3 संबंधे 4 जो आया वो इसी संख्या को डिनोट करता है, यानी 10 संबंधे 15 संबंधे 20, यानी इनका अनुपात का रूप क्या आया, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 आया। और इनमें से क्या गायब हुआ है, तो इनके एचसीएफ गायब हुए। अगर इनके एचसीएफ निकाल कर अगर इसमें गुणा कर दिया जाता, इस 3 में इसके एचसीएफ से जो संख्या है उसके एचसीएफ से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी कि, हाँ जी हो ही जाएगी, क्योंकि एचसीएफ से विभाजित करने पर ये प्राप्त होता है। फिर एचसीएफ से तुम गुणा कर दोगे, इसका मतलब 2 में 5 गुणा कर दोगे, इस 3 में 5 गुणा कर दोगे, 4 में 5 गुणा कर दोगे, तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इन कॉन्सेप्ट को जानते हो तो अनुपात साधारणतया तुम समझ कर ले जाओगे, क्वेश्चन कराऊंगा तो देखोगे। प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब ये डिनोशन का डिनोट करने का जो है ये है प्रतीक है। प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, माने उसमें 100 से भाग कर दो, यानी x% का मतलब क्या हुआ कि x में 100 से भाग। इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न का मतलब मैंने बताया था ना, ये टोटल वैल्यू है, यानी 100 चीज़ में x, तो इसकी औकात पता चलती है। जैसे मान लो कोई चीज़ 40% है, इसका मतलब क्या कि 100 कोई चीज़ है उसमें 40% का मतलब क्या, परसेंट मतलब क्या, x% माने क्या, x बटा 100, 40% मतलब क्या 40 बटा 100, 40% मतलब क्या 40 बटा 100, यानी 100 में 40, 100 में 40 देखते ही तुम्हें लग रहा है कि लगभग कितनी औकात है, 100 चीज़ में 40 चीज़ को ही 40% कहेंगे, ठीक है ना। यानी x का 100वां भाग, यानी देखो x% माने x बटा 10, यानी x का 100वां भाग, या 100 में x कितना है, इस 100 में 40 कितना है, तो 40, ठीक है ना ये चीज़। हाँ, जिसको भी मान लो कभी कभी एग्जाम में आता है इसको प्रतिशत में बदलो, तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना रहता है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं।
यानी जिसको परसेंटेज में बदलना है, जो लिखेगा लाभ, लिखेगा इसको परसेंट में बदल दो, जिसको बदलना है वो वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी और जिससे तुलना करनी है वो हमेशा नीचे रहेगा, या प्रारंभिक मान या प्रारंभिक वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, क्योंकि अधिकांश प्रारंभिक वैल्यू से ही तुलना करी जाती है गुणे 100। ये हमारा किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने का सूत्र है दोस्तों, बहुत ही फेमस फार्मूला मैंने बनाया है। किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलना, यानी 100 तुम्हें सूत्र कोई लिख पाएगा, लेकिन हम केवल एक ही सूत्र बता रहे हैं कि जिसको भी परसेंट में बदलना है उस चीज़ को ऊपर लिखो और बाटा जिससे तुलना करनी है वो नीचे लिखो और गुणे 100 करो। तो अब देखो किसी भी संख्या को जैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो देखो परसेंटेज मैंने बटा 100, ये भिन्न में बदल गया कि नहीं बदल गया। हाँ, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए कहेगा तो उसका मतलब ये, यानी बटा 100 को लिख दो और जो बच्चे उसमें परसेंटेज लगा दो। तो किसी भिन्न को अगर तुम्हें परसेंट बदलना है तो बटा 100 कर दोगे, यानी 100 से भाग कर दोगे तो वो तुम्हारा परसेंट में बदल जाएगा। ठीक है। अब देखो जिसको परसेंट में बदलना है वो ऊपर, जिससे तुलना हमेशा प्रारंभिक मान से अधिकांश तुलना होता है, गुणे 100, ये परसेंट में बदल जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछता है कि फलाना ने इतने से खरीदा, इतने में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत, तो जिसको परसेंट में बदलना है, किसको परसेंट में बदलना है, लाभ को, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी लाभ बटा CP यानी क्रय मूल्य। दोस्तों CP और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में शुरुआती वैल्यू CP ही होती है, इसलिए क्रय मूल्य नीचे रहा है और गुणे 100, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकलता है और उसी से तुलना होती है, इसलिए लाभ बटा CP गुणे 100। मैंने इसी रूल को ये फॉलो किया है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है। दोस्तों इतना 3 टॉपिक अगर आप समझ गए होगे तो किसी भी DI को तुम चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। दोस्तों आज ये भले लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन 40 मिनट 30 से 40 मिनट तो हमें आपको समझाने में ही लगे इन टॉपिक को, और आज टॉपिक समझा दिए और रोज़ जो है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब क्लियर होता जाएगा, इतना समय भी नहीं लगेगा। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा जो क्वेश्चन करवाया गया है, ये ला का जो है क्वेश्चन है, कोड जो है 58 है, 31 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 सेट A। दोस्तों शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है जो 31 दिसंबर 2025 में शिफ्ट 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी मात्र आज से 4 महीने 5 महीने पहले तब के क्वेश्चन को मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया, यानी सबसे लेटेस्ट आज के लिए, सबसे लेटेस्ट आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो यही है। और मैं ऐसा ही करता हूँ, सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आप चाहें तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। मैंने तो इसको डाउनलोड करके जो है आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं इसके सारे DI के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक कॉलेज के विभिन्न अकादमिक पाठ्यक्रमों में छात्रों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है। तो दोस्तों आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप अच्छी चीज़ को क्या कर रहे हैं समझ सकें। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस फिगर को ध्यान से देखें। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या है, ये है जैसे BA में इतने लोग, BSc में इतने, BBA में इतने, BCom BCA ये सब प्रवेश जो है प्राप्त किए हैं। 2021 का ये है, 2022 का ये है, 2023 में, 2024, 2025 तक। ठीक है, यानी ये वर्ष है। यानी 2021 में BA में 150 स्टूडेंट आए हैं, BSc में 25 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, BBA में 50, इस तरीक़ा से इस प्रकार से है। इसमें मैं कह दूँ कि जैसे BCom में 2024 में कितने स्टूडेंट ने जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो BCom और 2023, तो BCom के नीचे आओगे 2023 के सामने आओगे, तो BCom के नीचे आओगे हाँ 2023 के सामने आओगे ये हैं, यानी कितने बच्चों ने, तो ये तुम्हारा 90 बच्चों ने BCom में 2023 में क्या किया है, एडमिशन लिया है। तो इस प्रकार से तुम सबसे पहले इससे पढ़ के इसको समझोगे कि जो है टेबल किस फॉर्म में है। तो इधर समय है और इधर कितने स्टूडेंट जो हैं किस किस विभाग में एडमिशन लिए हैं, ये संख्या है। ठीक है, अब इजीली तरीक़ा से हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसको जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है इधर थोड़ा सा, हाँ तो पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष, क्या है, किस वर्ष किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई। तो ठीक है ना दोस्तों, यानी किस वर्ष
देखो समझने की कोशिश करो, किस वर्ष किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में। दोस्तों मैथ और DI चाहे जो भी हो उसका उत्तर उसी में दिया रहता है, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी जो पढ़ पाएगा वही कर पाएगा। तो किस वर्ष किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या, यानी पिछले वर्ष की तुलना में, यानी किसी विशिष्ट कार्यक्रम जैसे BA में आए तो ये वर्ष और इस वर्ष में केवल बस इस वर्ष में इसके पिछले का दोगुना होना चाहिए। यानी जैसे समझो 2021 में BSc कितना लिया 25, तो 2022 में BSc एडमिशन 25 गुना का 50 होना चाहिए था, लेकिन दोगुना नहीं है। मैंने केवल पिछले 40 गुना का यहाँ पर देखो 2022 BSc में 40 और 2023 में BSc में 65 का मतलब 40 गुना का 80 दोगुना होना चाहिए था, लेकिन दोगुना यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ पर पिछले वर्ष प्रत्येक शब्द देखो विशिष्ट पाठ्यक्रम है, यानी किसी स्पेसिफिक पाठ्यक्रम में पिछले वर्ष की तुलना में, जस्ट उसके पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या कहाँ पर दोगुनी हुई है। तो देख लोगे तो नहीं पता चल जाएगा। देखो हमें पता है कि उत्तर इसी में है, लेकिन हम तुमको इधर से लेकर आ रहे हैं, लेकिन तुम यहीं से ट्राई करोगे तो तुरंत ही मिल जाएगा उत्तर। तो कब दोगुना हुआ है, मान लो कि पहले BCA का देख लो कि कब अगला वर्ष दोगुना हुआ है। 75 का दोगुना तो तुम्हारा 150 तो हुआ है क्या, 70 का दोगुना, ये तो देख कर ही लग रहा है कि दोगुना कोई हुआ ही नहीं है, ये तो सब आसे पास में है। तो इसको देख कर ही तुम नकार दोगे। अब देखो 45 दूना का 90 है क्या, नहीं है। मान लो 62 दूना नहीं करने आ रहा था, 60 दूना 120 है क्या, नहीं है, तो हटाओ। मान लो 90 दूना 180 है क्या, नहीं है, हटाओ। 105 को 100 ही मानो, 100 में 2 से गुना करो 200 है क्या, नहीं है, दोगुना। अगले साल दोगुना होना चाहिए। देखो पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों की संख्या दुगनी हुई है, तो सीधे 2 से ऊपर गुना करोगे तो अगला वर्ष दोगुना होना चाहिए था, नहीं है। 50 दूना का 100 नहीं हो रहा है भाई, ये तो घट ही रहा है। 30 दूना 60 नहीं हो रहा, मैंने देख कर ही लग रहा है कि ये एक ही पास में है, ये नहीं हो रहा। इनको भी देखो 25 दूना 50 नहीं हो रहा है, 40 दूना 80 नहीं हो रहा, 65 73 एक ही पास है, नहीं 73 80 एक ही पास है, दोगुना कहाँ हो जाएगा, नहीं ना, इसी में होगा। देखो 150 दूना का 300 नहीं हो रहा। अब देखो 225 दूना, देखो 200 का 425 दूना 50, देखो 200 का 400 25 दूना 50, यानी सीधे यहीं पर दोगुना हो रहा है। कब दोगुना हो रहा है, 2023 में दोगुना हो रहा है, वो भी BA वाला, यानी 2023 में दोगुना हो रहा है। तो केवल वर्ष से पूछ रहा है, तो 2023 यहाँ है, यही तुम्हारा राष्ट्र। कहा था किस सब्जेक्ट का दोगुना हो रहा है, तो किस सब्जेक्ट का दोगुना हो रहा है, तो BA सब्जेक्ट का 2022 से 2023 में आने पर दोगुना हो रहा है। तो काफ़ी ईजी है कि नहीं। देखो इसी से अगर तुम्हें यार 2 नंबर मिल जा रहे हैं तो ध्यान देने में क्या दिक्कत है। केवल हिंदी तो आनी चाहिए दोस्तों। अगर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में इसे देखना है तो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर 2 लैंग्वेज इसको आता है, इस क्वेश्चन को चुटकियों में बात करते करते लेकर जाएगा। और ये मत सोचना केवल इसी में, जो भी DI लेकर आऊँगा ऐसे ही जाएगा। एकाक लेंदी हो सकता है, लेकिन अधिकांश ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही तुम्हें समझ में आएगा। बिना दोस्तों सॉल्व किए तुम हल कर लेगा इसे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें एक वर्ष में प्रवेश प्राप्त छात्रों की कुल संख्या का 50% उस वर्ष BA पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या से कम है। देखो काफ़ी लेंदी घुमाया है, लेकिन तुम्हें हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे एग्जाम में तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ सीधे क्या आ जाता, तो सीधे आ जाता उस टेबल को भी एक एक क्वेश्चन के साथ लेकर आता है। लेकिन इसमें तो हमें टेबल कहीं और बना हुआ है, एक ही टेबल बना हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझो, फिर हम टेबल के पास जाएंगे। ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है, मैंने 2000 जहाँ से भी शुरू हुआ है, ऐसे कितने वर्षों की संख्या है जिनमें एक वर्ष में, मैंने पर्टिकुलर किसी वर्ष में, जैसे 2022 है तो 2022 वर्ष में, 2023 है तो 2023 वर्ष में, तो जिनमें एक वर्ष में प्रवेश प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, तो 2022 में कुल कितनी संख्या है, 2023 में कुल प्राप्त संख्या कितनी संख्या है, कुल संख्या का 50%, कुल संख्या निकाल दिए, कुल संख्या मानो इतने आया, उसका 50% मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा 100, मैं 50/100, 50% मैंने क्या, आधा। तो ऐसे कितने हैं जो कुल संख्याओं का 50% उस वर्ष BA पाठ्यक्रम में प्रवेश पत्र प्राप्त छात्रों की संख्या से कम है। मैंने पहले कुल का योगफल ज्ञात करो, गुणे 50/100 ज्ञात कर लो, हाँ, मैंने कुल उस वर्ष में कितने प्राप्त किए हैं उसका 50% निकाल दो। और ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उस वर्ष में देखो हिंदी समझो, उस वर्ष में जो BA प्राप्त एडमिशन है, BA में जो एडमिशन है उससे ये छोटा होना चाहिए। यानी टोटल योगफल का आधा करने, टोटल योगफल का 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा। तो कुल एडमिशन जो हुआ है उसका 50% निकाल कर एक वैल्यू तुम्हारी आएगी,
उसका कंपेयर उसका क्या वो वैल्यू का क्या लिखा है 50% मतलब क्या दोस्तों 50% मैंने 50/100 यानी 1/2 1/2 का मतलब आधा मैंने बताया, यानी उसका आधा जो भी आए वो कम हो उस वर्ष में जो बीए में एडमिशन हुआ है, उस वर्ष में जो बीए में एडमिशन हुआ है स्टूडेंट का, उससे ये कम होनी चाहिए। तो ऐसे कितने साल हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, तो कुल सालों के टोटल एडमिशन जितने हुए हैं उसको जोड़ोगे, जोड़ के फिर उसका आधा करोगे और फिर कंपेयर करोगे जो बीए में एडमिशन हुए हैं उनसे कौन मतलब कितने कौन कम होना चाहिए, याद रखना ये वाला कम होना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि इसमें लिखा बीए पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रवेश छात्रों की संख्या से कम है, माने इससे ये कम है। तो कम का देखो छोटा वाला लगा दिया है मैंने। तो ये हिंदी दोस्तों, ये हिंदी, अगर हिंदी पढ़ ले गए तो इस क्वेश्चन को अब क्या करना है, जोड़े तो है, अब जोड़ कर लेना। बहुत लड़के कहेंगे अरे जोड़ कौन करेगा, भैया एक बार जोड़ कर लोगे, याद रखना जिस रफ कॉपी में जोड़ करना उसको रखे रहना, क्योंकि बाद में किसी क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगा, तुमको डरना मत, रखे जरूर रहना। तो ठीक है ना दोस्तों, चलो देखो तो अब क्या करोगे, इन सबको टोटल जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे, कैसे जोड़ किया जाता है वो भी सीख लोगे आज। इनको भी टोटल जोड़ोगे, इनको भी टोटल जोड़ोगे, इनको भी टोटल जोड़ोगे, इनको भी टोटल जोड़ोगे, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है देख लो। देखो 75 45 तुम्हें जोड़ना है तो सर्वप्रथम क्या करोगे, 40 और 70 को जोड़ो। 40 70 को नहीं जोड़ पा रहे हो तो 4 और 7 को जोड़ो, लेकिन एक 10 मानोगे क्योंकि ये 10 का स्थान पे। तो 4 7 11, 11 का मतलब क्या हुआ, क्या मानोगे तुम, 1 अंक बाद है यानी 10, यानी 11 पे 1 सोना यानी सोना, यानी 4 7 11 का मतलब क्या हुआ 110, माने 11 पे 1 सोना यानी 110 हुआ। ठीक ना, जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। 4 7 11 में 40 70 110, 40 70 110 नहीं याद आ रहा है तो 4 7 11 1 सोना डाल दो यानी 110, और 5 5 10 अलग से जोड़ो, 5 5 10 यानी 110, और 5 5 10 10 और यानी 120। इसका मान क्या आया 120 आया, इसका मान क्या आया 120 आया, ठीक है। और सबसे आसान तरीका कि इकाई डिजिट को ही लेकर जोड़ दो, क्या इतना सब दिमाग लगाना है, क्योंकि जोड़ना बहुत है तो इकाई डिजिट को लेकर जोड़ लो, यानी इसके इकाई को फटाक जोड़ो। देखो दोस्तों जोड़ना तो पड़ेगा तुमको, एक बार जोड़ कर लिख लेना रफ कापी पर, जहाँ भी जोड़ना है उसको मिटाना मत रफ कापी में, रफ कापी तुम्हें मिलता है। जोड़ो, देखो 1 5 5 10 शून्य, पंक्ति आई 15 शून्य, 15 का 5 और हाथ में लगा 1, 1 को ऊपर लिख लो, लिख लिया ना। 1 को सीधे लिखो ना तो 1 को अगला में जोड़ दो, तो क्या होगा 1 7 8 लिखोगे तो भूल जाओगे, 8 8 4 12, 12 5 13, 13 2 15, और 15 और 5 8, 15 5 18, 18 का 8, 18 का क्या होगा 8, अभी भी 1 है, 1 तुम क्या करोगे उधर ले जाकर जोड़ोगे। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए फिर जोड़ो ध्यान से। 1 था 1 7 8 4 12, 12 5 17 2 19, 19 है 5, 19 5 24 का 4 हाथ में लगा 2 तुम सीधे ले जाकर जोड़ोगे किचन में, सैकड़ा क्या है 2 1 3, ये 345 आया, ठीक है ना। ऐसे जोड़ो फटाक से। देखो 0 है 2 है, 2 5 7 7 5 12 का 2 हाथ में लगा 1 यहाँ जोड़ोगे तो क्या होगा 1 7 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 24 का 4 हाथ में लगा फिर 2, तो 2 फिर लगा तो 2 किस में जोड़ोगा 2 2 4, ये 442, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे जोड़ो 0 0 है 3 5 8, केवल 8 है आया 8 लिख दो। दहाई का जोड़ो 7 9 16 3 19, 19 6 25 और 5, 25 5 31 हाथ में 25 5 30, ठीक है ना। तो 25 5 30 हाथ में लगा 3 को किस में जोड़ोगे सीधे ले जाकर 3 4 7 में जोड़ोगे, सैकड़ा वाला में, यानी 7 0 8, ठीक है ना। अब ये वाला जोड़ो 0 5 5 10 3 13 का 3 हाथ में लगा 1 को तुम याद रखोगे, 1 7 8 0, 8 3 11, 11 7 18, 18 और 7 25 का 5 हाथ में लगा 2 जोड़ोगे 2 4 6 653, लास्ट वाला बच्चा है, लास्ट वाला जोड़ो 4 2 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 लेकर जोड़ोगे 8 8 3 8 3 8 3 11, 8 3 11 3 14, 14 और 8, 14 8 क्या हो गया तुम्हारा 22, 22 का 2 और 1 2 1 ये 2 1 3, और यहाँ पर भी 5 था, 3 और 5 8, 822। एक चीज़ और दोस्तों, एक सैकड़ा का स्थान पर यहाँ पर ही था,
तो भले 4 2 6 किए थे, लेकिन एक ये सैकड़ा वाला छोड़ दिए थे, यानी 753 ये होगा। क्या होगा? 753। ये तो ना जोड़ने में भले तुम्हें टाइम लगा होगा, लेकिन थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। इनका 50% करने को कहा। 50% मैंने क्या? आधा, मैंने बटा 2। तो 345 का आधा जो भी हो वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो 345 से ये वाला जो आना चाहिए कम होना चाहिए किससे? इसके जो बीए में प्राप्त है। तो इसके बीए में कितना प्राप्त है? 150। तो 150 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ये जो आया है वो छोटा होना चाहिए, मैंने इसका 50%। इसका इन सभी का 50%। 50% मैंने क्या होता है? 1/2। 1/2 मैंने आधा। 345 का आधा। और जो आएगा ये छोटा होना चाहिए किससे? इससे, जो कि अभी मैंने बताया। नहीं तुम्हें विश्वास हो रहा है तो देख लो कि जो आएगा, देखो ये जो आएगा ये आएगा, ये छोटा होना चाहिए। इसके तरफ छोटा वाला मुँह छोटा होना चाहिए। उस वर्ष में जो बीए में स्टूडेंट हैं उससे ये छोटा होना चाहिए। उसी वर्ष को हमें काउंट करना है जो क्या हो? छोटा हो। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये लिखा है यही बात, ठीक है ना। चलो अब आधा करना है। 300 का आधा 150 होता है, और 45 को तुम मान लो 300 का आधा 150 होता है। अभी 45 का आधा करके वो भी तो जोड़ोगे, वो भी तो जोड़ोगे। यानी ये 150 से क्या है? ये 150 से क्या आ जाएगा? ये बड़ा आ जाएगा। 150 से ये क्या आ जाएगा? केवल 300 से, देखो 150 यहाँ से ले रहा, केवल 300 का आधा 150 हुआ। अब 45 का आधा मैंने मान लो 40 का आधा 20, अभी 20 और जोड़ोगे यानी 170। यानी ये बड़ा हो जा रहा है किससे? इससे। जबकि छोटा होना चाहिए। मैंने क्या बताया? ये छोटा होना चाहिए। छोटा पूछा है। कौन छोटा होना चाहिए? ये बड़ा हो रहा है, यानी ये हमें काउंट नहीं करना है 2021 को, ठीक है ना। ऐसे देखो 225 है ना, और 442 का 400 का आधा करो तो तुम्हारा 200 होगा, ठीक है ना। क्या आएगा? 200। तो 400 का आधा क्या होगा? दोस्तों 200। और इस 42 का आधा क्या होगा? 21, यानी 221। छोटा होना चाहिए किससे? 225 से। छोटा है? हाँ छोटा है। तो ये साल काउंटिंग होगा 2022, क्योंकि ये वाला छोटा होना चाहिए। देखो 708 का, देखो 700 का उल्टा क्या होगा? हाँ आधा। 700 का आधा होगा 350। मान लो 700 का नहीं आधा करना आ रहा तो 70 का आधा 35, 100 ना बढ़ा दो, ठीक है ना। ताकि 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा, यानी 400 354। कितना अच्छे से तुम 8 का आधा 4, यानी यहाँ 4 जोड़ दोगे 350 मतलब 354 हो जाएगा। यानी 354 छोटा होना चाहिए किससे? 450 से छोटा है तो हाँ ये भी काउंटिंग होगा, ठीक है ना। अब क्या बचा दोस्तों? 753। 700 का आधा क्या होगा दोस्तों? अभी बताया 350। 350। इस 50 का आधा, देखो 53 का आधा नहीं हो पाएगा तो 50 का आधा 25, और 3 का आधा तो नहीं हो पाएगा, 2 का आधा 1, 25 1 26, या बात समझ आएगा नहीं। इसमें 26 जोड़ोगे, इसमें 26 क्या करोगे? जोड़ोगे। तो 26 जोड़ोगे तो 350 और 26 जोड़ोगे यानी 50 और 25 75, यानी 300 क्या? 76। 376 छोटा होना चाहिए किससे? 470 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये भी काउंट होगा, ठीक ना। अब 822 देखो 800 का 800 का आधा क्या होगा? 400, और ये 500, ये छोटा होना चाहिए, छोटा है। यानी कितना साल छोटा है? देखो कितना कम आ रहा है? 1 2 3 4 साल कम आ रहा है। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। यानी 4 तुम्हारा क्या आएगा? राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 4, ये राइट आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या में 2021 से 2025 तक दूसरी सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है? 2021 से 2025 तक दूसरी सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी किस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या 2021 से 2025 तक दूसरी सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो पहले तो इसकी बात समझो, तो किस पाठ्यक्रम में, यानी सभी अलग अलग जो पाठ्यक्रम है उसमें प्राप्त छात्रों की संख्या में जितने भी प्राप्त हैं, तो 2021 से 2025 तक दूसरी सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि। तो 2021 से 2025 में किससे में अधिक, किसमें कितना वृद्धि हुई है, उसका दूसरा नंबर क्या है, ये दूसरा अधिक वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पहले तो 2021 से 2025 में जितना भी लोग बढ़े हैं प्रतिशत में, वो प्रतिशत निकालोगे, देखो
ये क्या रहा है, कितनी अधिक प्रतिशत 2021, देखो 2021 से, जिसमें भी से लगा रहता है उससे तुलना की जाती है, शुरुआती वैल्यू से तुलना की जाती है। बताइए, देखो अधिक प्रतिशत वृद्धि, यानी देखो जो वृद्धि हुई है या जो अधिक है, अधिक प्रतिशत वृद्धि जो अधिक है उसको प्रतिशत में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या है, 2021 से 2025 के बीच में देखना है। तो 2021 से 2025, तो 2021 से 2025 में जो वृद्धि हुई है, जिस भी संख्या की प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत किसका निकालना, वृद्धि की, तो वृद्धि हमारा ऊपर रहेगा। जिससे तुलना करनी है 2021 में, तो 2021 में उसमें कितने स्टूडेंट थे वो नीचे रखेंगे, 2021 से 2025 में कितना वृद्धि हुई है ऊपर रखेंगे। किसमें से लगा है 2021 में, तो 2021 में जितनी संख्या है स्टूडेंट के एडमिशन की वो नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो परसेंट में बदल जाएगा। क्योंकि परसेंट में बदलने का नियम मैंने पहले ही बता दिया। देखो वही इसमें भी हम लागू करेंगे, ठीक है ना। सभी सालों में ऐसे करके देखेंगे कौन दूसरा नंबर का है, ये देख कर हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, वो टेप। तो देखो 2021 में 150 स्टूडेंट थे और 2025 में कितने स्टूडेंट थे, 500 थे। किस में, बीए में। 2021 में 150 और 2025 में 500। तो तुम ना 500, 150 से 500 में कितनी की वृद्धि हो गई, 150 से सीधे 500 तक हो गए हैं, तो कितनी की वृद्धि हुई, तो भाई 500 में 150 घटाओगे तो क्या आएगा, 350, ठीक है। वृद्धि कितना, बीए की बात हो रही है, देखो यहाँ पर बीए की बात हो रही है, तो बीए को यहाँ लिखते हैं, बीए 350 हम ऊपर लिखे। अब बटा क्या होगा, अब बटा शुरुआती वैल्यू क्या है 150, तो 150 गुणे 100, ठीक। तो दूसरा का नंबर, तो मैंने ये तुम्हारा हुआ। तो अब इससे क्या करोगे, भाग करोगे, तो करो ना भाग। तो दोस्तों बटा 100 छोड़ो, सीधे सभी में 100 से गुणा ही है। तो तुम क्या करोगे, 350 बटा जो तुम 150 है, ये 0 से 0 कटाओगे, ठीक है ना। 35 में 15 से क्या करोगे, गुणा करोगे, समझो सभी में गुणा 100 होगा, सभी गुणा, इसलिए गुणा 100 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो 15 दूना का 30 हो जाएगा, 5 आएगा, 15 3 45, यानी 2.3 इसका मान आया। हटा दो, अभी बीए वाला 2.3 मान आया। बीए के बाद तुम लिखो बीसीए, बीए के बाद क्या लिखो, बीसीए। बीसीए में 2000 बीसीए में कितने स्टूडेंट थे 2021 में, 25, बढ़ के कितना हो जाएगा 2025 में तुम्हारा 80। कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 80 में से 25 नहीं घटाना आ रहा था, 80 में से 20 घटाओ, 60, 5 फिर घटा दो, 55, यानी 55 बटा 2021 से कहा है, इसलिए 55 बटा क्या होगा तुम्हारा, 25 होगा। 55 बटा 25 गुणे 100, तो गुणे 100 तुम्हें करना ही नहीं है, 55 बटा 25 ही रहने दो, ठीक है ना। अब 5 से काटो तो ये 11 हो जाएगा, अब 5 से काटोगे तो 5 आएगा, यानी 2.5। देखो 5 दूना 10, यानी 2.2 आया, माफ़ करना, 2.2 है। देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, फिर 5 दूना 10, 2.2 है, 2.2। तो बीसीए का मान क्या आया, 2.2 आया। बीसीए के बाद क्या बचा है दोस्तों, बीबीए बचा, बीबीए बचा, बीबीए करो। बीबीए का कितना है, 50 से क्या हुआ है, 36 से, तो मान घटा है। तो ये मान 50 से क्या हुआ, 36 से मान घटा है, तो ये तो पहले ही दूसरा सबसे बड़ा वृद्धि तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मान घटा है, ये तो कम आएगा परसेंटेज, दशमलव से भी कम आएगा, तो इसलिए इसकी गिनती ही मत करो। 2.2, 2.3 और 2.2, इससे बड़ा जो होगा वही तुम लोगे, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा देखना है तुम्हें, ठीक है ना। इसे अब लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीबीए क्या है, घटा है। 50 से क्या हुआ, 36 घटा है, तो इसकी वैल्यू 1 से भी कम होगी, दशमलव में होगी। देखो ये 45 से क्या हुआ है, 132 हुआ है, तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ है। देखो अब घटाओ, 12 में से 5 जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ये है बीकॉम। 12 में 5 गया होगा दोस्तों 7, 12 में 5 गया होगा 7। यहाँ क्या बचा, 12 में 4 गया, क्या होगा 87 बटा क्या 45, गुणे 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं, 87 बटा 45। अब देखो ये 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी 2 बार भी भाग नहीं हो रहा है। 45 दूना 90, 2 बार भी भाग नहीं हो रहा है ना। 45 दूना 90, 90 होता तब ना, मैंने 1 कुछ आएगा, 1 कुछ आएगा। ये भी दूसरा का नंबर बड़ा नहीं होगा, इसी में दूसरा का नंबर बड़ा है तो ये आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, 1 कुछ आएगा। अब इनसे जो बड़ा होगा वही तो लेंगे यार, यानी ये भी हमें काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों, देखो 45 दूना 90 हो रहा है, यानी 2 गुना, 90 से भी ये छोटा है, यानी 1 कुछ आएगा, एक ही बार जाएगा, 45 से 45 और 0 कुछ आएगा, जो कि
क्या कहा, दूसरा सबसे बड़ा कहा है, तो सबसे बड़ा इसी में ये दिख रहा है, दूसरा का नंबर ये दिख रहा है, इसकी तो नंबरिंग नहीं आएगी क्योंकि 1 कुछ हो रहा है, इसलिए आगे तुम्हें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये 75 से क्या हुआ है, 74 हुआ है, कमे हुआ है, तो इसकी भी कोई गिनती नहीं होगी। यानी 2 ठे तुम कैलकुलेशन करके ही तुम यही 2 ठे के कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी तो बिना कैलकुलेशन का ही होगा। ऐसे ही हार गए होते तो तुम्हारा काम बनता। तो सबसे बड़ा कौन किस में वृद्धि आई है, तो इसमें आई है 2.3 और गुणे 100 अभी बाकी है, तो कर भी सकते हो। तो गुणे 100 करते तो क्या आता, 230 आता। इसमें गुणे 100 करते क्या आता है, 220% आता, ये 230% आता। तो सबसे बड़ा ये आएगा, दूसरे के नंबर पर क्या आएगा, ये आएगा। दूसरे के नंबर पर ये कौन था, BCA था। तो BCA तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। BCA तुम्हारा क्या आएगा, राइट। तो BA नहीं, BSc नहीं, BBA नहीं, अरे यार BCom नहीं, BSc था, हम तो BCA। दोस्तों देखो, ये BSc था, BCA नहीं, BAC था, BAC था। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये BSc होगा दोस्तों। BCA मैंने लिख दिया था, ये BSc तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। किस वर्ष प्रवेश प्राप्त छात्रों को और उससे पिछले वर्ष किस वर्ष प्राप्त छात्रों और उससे पिछले वर्ष प्रवेश प्राप्त छात्रों का अनुपात सर्वाधिक है। तो किस वर्ष प्रवेश प्राप्त छात्रों और उसके पिछले वर्ष प्राप्त छात्रों का अनुपात सर्वाधिक है। तो जो टोटल तुम निकालो ना, देखो जैसे 2022 हुआ, 2023 हुआ, 2024 हुआ, इसमें टोटल जो प्राप्त हुए हैं ना, देखो समझो, 21 वर्ष प्राप्त छात्रों और उससे पिछले, तो इसमें प्राप्त छात्र है, इसमें टोटल प्राप्त छात्र है, उससे पिछले वर्ष प्राप्त छात्रों का अनुपात, माने इसका अनुपात करना है। 21 वर्ष प्रवेश प्राप्त छात्रों और उससे पिछले वर्ष प्राप्त छात्रों का अनुपात सर्वाधिक है, माने ये पिछला और इसमें क्या करना है, अनुपात निकालना है, कौन सर्वाधिक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो 21 वर्ष प्राप्त छात्रों और उससे पिछले प्राप्त छात्रों का अनुपात सर्वाधिक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो वर्ष तुम देख रहे हो वो, अब बटा नीचे कौन आएगा, उससे पिछले वर्ष प्राप्त छात्रों का अनुपात। देखो इसके बीच अनुपात निकालना है, तो और की जगह तुम अनुपात लगा दो, तो जिस वर्ष में तुम प्रवेश प्राप्त करोगे ये और पिछले वर्ष प्राप्त छात्रों का अनुपात, यानी यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा, और की जगह अनुपात। तो नीचे कौन आएगा, ये मैंने पिछला वाला नीचे रहेगा और जिसका निकालोगे वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। ये बात याद रखो, जो कहा है वो मैं कर रहा हूँ। अगर मान लो कि इसके अनुसार उत्तर नहीं आया तो तुम्हारा आयोग क्या दिया हुआ क्वेश्चन हम गलत मानेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी ना मान लेंगे कि यही उत्तर होगा। जो कर रहा है वही तो करेंगे हम जी। ये ऊपर रखा है तो इसको ऊपर रखे हैं, उसके नीचे और इसके बीच अनुपात कर रहा है तो ये नीचे आ रहा है इस सेंटेंस में। और यहाँ पर देखो, और की जगह पर रेशियो लगाएंगे तो ये नीचे ही तो आएगा, यानी बटा। तुम्हें बताते हैं रेशियो का मतलब बटा होता है, मैंने इतना बटा इतना। जिस वर्ष निकालोगे उस वर्ष में जो प्रवेश होगा बटा उसके पिछले वर्ष में जो प्रवेश होगा वो नीचे रखोगे, और सब में देख लोगे कहाँ पर ज़्यादा सर्वाधिक अनुपात, यानी कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर तुम्हें उस टेबल पर चलना होगा। तो सबसे पहले इस वर्ष में तो तुम अनुपात निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि 345 से पहले कोई था ही नहीं। यहाँ से तुम शुरू करोगे, यानी 442 बटा क्या करोगे बताओ, इस पेन को चेंज करो भैया। 442 बटा इसके पिछले क्या आया 345, तो 442 बटा 345 होगा, ठीक है ना। अब इसका अनुपात निकालो, देखो इसका अनुपात देखो इसका अनुपात निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये क्या है 708 है, तो 708 बटा इसके पहले क्या है 442 है, तो 708 बटा 442 का अनुपात ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। और तुम्हारा 653 का बच्चा, 653 का अनुपात निकालो, तो 653 बटा, पिन बदलो, 653 बटा क्या है, इसके पहले क्या है 708 है, तो 708 कर दो, कौन बड़ा है ये निकालना है, 708 कर दो। अब तुम्हारा क्या बच्चा, अब बच्चा 822, तो 822 बटा इसके ऊपर क्या है 753 है, 753 लिखो। कौन सबसे बड़ा है, तो देखो ध्यान से, इसको क्या मानो, इसको मानो 4/3 मानो, कोई दिक्कत, हाँ। अनुपात को क्या मानो 4 पहला वाला लो 4/3 मानो। इसको क्या मानो, इसको 7/4 मानो, क्या मानो 7/4 मानो, मान गए 7/4 मानो। कौन सबसे बड़ा ये कह रहा है, इसको क्या मानोगे 6/7 मानोगे, क्या मानोगे 6/7 मानोगे, 6/7 मानोगे। इसको क्या मानोगे 8/7 मानोगे, क्या मानोगे 8/7, ठीक। अब सबसे बड़ा कौन है, देखो 8/7 माने 7 एकने 7, 1.7 1.7
और इसका वैल्यू हम देखना है क्या आ रहा है। 1.7 1 7 1 आएगा, फिर शून्य बढ़ाओगे तो फिर दशमलव लगाओगे यानी 10, फिर 7 1 7 यानी 1.1 इसका लगभग आएगा। इसका भी देखो 6/7, ये तो एको बार नहीं जा रहा है। देखो 6/7 ये तो एको से छोटा है, क्योंकि 6/7 7 1 7 में एको बार नहीं जाएगा यानी दशमलव में, यानी ये तो 1 से भी छोटा है, हमें बड़ा चाहिए, तो ये छोटे इससे भी छोटा है। ये देखो 4/3, इसकी वैल्यू देखो 4/3 यानी 4 में 3 से भाग करो भाग, तो 4 1 4 1 देखो तुम्हें नहीं भाग करने आ रहा तो यहाँ सिखा दे रहे हैं यार। 4 1 मना 3 1 3 1, फिर 0, तब बढ़ाओगे जब यहाँ दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ा दोगे, फिर 3 बार में चल जाएगा 3 मैंने 1.3 आया, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी 1.3। दोस्तों हम तो तुरंत यहाँ लेकर चले जाएँ, लेकिन तुम्हें बताना ही है भी है ना 4/3 और 7/4 क्या आएगा, यानी 1.3 बड़ा है, 1.1 छोटा है, तो कैंसिल, हमें बड़ा ही चाहिए 1.3, सबसे बड़ा यही था, इसलिए मैंने सबसे पहले नहीं देखा, हम तो देखते ही जान गए थे सबसे बड़ा है। तो देखो 4 दूना 8 लगभग 2 गुना के पास है, तो देख कर तुम समझ आओगे। ऐसे 4 1 4 देखो 7 में तुम किससे भाग कर दोगे, किससे 4 से, तो 4 1 4 जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर 3, और फिर दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 4 7 28, तो 1 क्या आएगा 7 आएगा। तो सबसे बड़ा 1.7 है, दशमलव के बाद जो सबसे बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है 1.7 है। दशमलव के बाद जो इकाई अंक है, मतलब दशमलव के बाद जो अंक है उसके अनुसार, संख्या में नहीं है अंक में, तो 1.7 बड़ा है, सबसे बड़ा, ये छोटा हो गया। ये सबसे बड़ा कौन आया, ये आया, ये यानी कौन सा 708 वाला कौन सा वर्ष है, 2023 वाला वर्ष। तो जैसे कहा वैसे मैंने किया और उत्तर आ गया। अब क्या करें दोस्तों, तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंदी है, प्रैक्टिस करोगे और जैसे हिंदी में कह रहा है करोगे तो बहुत ही छोटा है और तुम्हें ये नंबर देकर आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही मज़ा आएगा। और इतना मज़ा आएगा कि हम तो देख कर ही उत्तर बता देते, तुम भी देख कर बताने लगोगे कि यार 4 दूना 8 लगभग ये 2 गुना है। ये देखो 7 दूना 14, ये तो 2 गुना का आसो पास नहीं है। हाँ, इसको देख कर में जाएंगे तो 2 गुना, 3 दूना 6, ये भी 2 गुना के पास नहीं है, 7 से ये तो कमे है। तो देख कर ही लग रहा था 7/4 जो है उत्तर होगा, लेकिन तुम्हें चूँकि बताना है इसलिए मैंने विधिवत बताया। धीरे धीरे तुम्हारा भी दिमाग विकसित हो जाएगा, विश्वास मानो। अब नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन को देखो। तो 2023 वाला था ना दोस्तों, देख लेने के बाद वेरीफाई कर लेना, 2023 वाला ही शायद था, यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष BA पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों और सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों का अनुपात सबसे कम है। मैं देखो किस वर्ष BA में प्राप्त छात्रों और के जगह पर रेशियो लगा दो, क्योंकि अनुपात कर रहा है, और सभी पाठ्यक्रम में, मैंने जो BA है वो BA बटा टोटल, ये अनुपात किस में ज़्यादा है। प्रतिशत भी बोलता है तो ऐसे ही तुम निकालते हैं कि किस में सबसे, इसमें प्रतिशत कहता तो गुणे 100 केवल कर देते हैं। चूँकि अनुपात कर रहा है तो केवल यही रख रहे हो, प्रतिशत गुणे 100 करते, सभी में 100 से गुणा हो रहा है, इसलिए किसी में नहीं करते, तुम इतने निकाल देते। देखो BA में प्राप्त छात्रों की संख्या और सभी पाठ्यक्रमों में टोटल प्राप्त छात्रों की संख्या कम है, किस वर्ष अनुपात सबसे कम है, तो सबका अनुपात निकालोगे, जो सबसे कम है वही तुम्हारा राइट आंसर है। तो इसमें BA में क्या है 150 है, 2021 में 150 है, अब बटा इसमें टोटल कितना है दोस्तों 345 है, तो कौन सबसे कम है, तो 150 अब बटा टोटल इसमें कितना 345। देखो दोस्तों ये ग्राफ तुम रखे हो, ये टोटल वैल्यू रखे हो तो काम आ रहा है ना, 2 जगह काम होगा, तीसरा जगह है, इसलिए इसको मिटाओगे नहीं, मैंने इसीलिए बोला था। 2022 में BA में कितना है दोस्तों, 2022 में BA में है 225, अब बटा टोटल कितना है 2022 में टोटल है 442, 225 बटा 442, ठीक है। 2023 में देखो, 2023 का निकालो, यहाँ पर देखो 2023 का ये क्या है 450 बटा 2023 में टोटल कितना है 708 है, 708, ठीक है 708। तो 2024 में क्या है, 2024 में है, अलग पेन से निकालो इसको, 2024 में कितना है, 2024 में है 2024 में 470 बटा 470 बटा कितना, टोटल कितना है 753, ठीक है। और 2025 में लास्ट, ये 2025 वाला यहाँ लिख देते हैं, 2025 में लास्ट कौन है 500 बटा टोटल कितना है दोस्तों, 500 बटा टोटल है हमारा, यहाँ देखो 822 है, टोटल कितना है 822। तो ये जो अनुपात निकाले हैं कौन सबसे कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं, घबरा जाओगे तो काम खत्म है। कौन सबसे कम है,
तो सबसे कम देखो, तो पहला डिजिट इसका भी ले सकते हो तुम, इसे 5 सबसे कम कौन है, जैसे 150/3, 150/300 लगभग ये 150/3 का मतलब क्या, 150 दूना का, ये दूना का, ये लगभग 2 गुना नीचे है, यानी ये लगभग आधा है, लगभग क्या है, आधा है। लेकिन आधा से भी ये थोड़ा बड़ा है, तो लगभग आधा मान लो। ये 450 और 708, 400 का आधा गुणा करो, 400 में 2 गुणे, ये क्या होगा, 800। ये 800 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, बल्कि 700 है, और नीचे कम है, इसका मतलब क्या आएगा, ये मान ज़्यादा आएगा, ये मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, ये मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसलिए इसको क्या करोगे, देखो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कम है तो इसका मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। 800 अगर होता तो इसका मान अभी आधा होता, ठीक है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा तुम्हारा, ये इसका मान क्या होगा, ज़्यादा आएगा। इससे हमें कम वाला चाहिए, तो ये ऑलरेडी अभी कम है, ठीक है ना। और जानते ही हो कि ये नीचे कम आता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। 4 दूना 8, 800 अगर आता तो अभी आधा होता, लेकिन ये 800 से भी कम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये क्या था, ये आधा था, अगर 150 या 300 होता तो अभी आधा होता, लेकिन अभी 45 और अधिक है, यानी और कम करेगा, क्योंकि ज़्यादा है तो कम होता, और कम करेगा, यानी ये आधा से भी कम है, ये आधा से भी क्या है, कम है, ये आधा से भी कम है, और ये आधा से भी ज़्यादा है, इसलिए ये कम नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए। ठीक, यहाँ पर देखो, ये भी लगभग 4 दूना का 8, ये भी लगभग 4 दूना का 8, ये भी आधा से भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। 2 ठे कट गया। यहाँ पर देखो 225/442, 2 चौक 2 गुना, यानी इन दोनों को थोड़ा देखना पड़ेगा, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा। चलो इसको ध्यान देंगे हम। इसे देखो 500/800, इसमें देखो 500 में 800, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लगभग एक पास है, ठीक है ना, आधा के लगभग आसपास है। ये 500/800 है, ये बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको 500, इसको मान लो क्या 500, और इसको मान लो 800, तो 0 को मैंने 5/8 इसको मान लो, भाग करो तो क्या आएगा, देखो ये देखो पहले हमने ये ध्यान नहीं है, 5 दूना 10, 10 से ज़्यादा होता तो काम बनता, 10 से ज़्यादा होता, 5 दूना 10, 10 होता तो लगभग आधा होता, लेकिन ये क्या है, ये 8 है, यानी आधा से भी अधिक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो 5 में तुम 8 से भाग करो, मानो नहीं जा रहा, दशमलव बढ़ा दो, 5 8 है 0, 8 5 है 40। देखो आधे 0.5 को आधा कहते हैं, आधा से भी ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये आधा से भी ज़्यादा है, यानी आधा से भी कम इन्हीं दोनों में कोई है, यानी 2021 और 2022 में देखो दोनों ऑप्शन आ रहा है कि कोई एक ऑप्शन आ रहा है। अगर एक ऑप्शन आ रहा है तो वहीं मार कर चले आओ, 2021 और 22 में कोई एक ऑप्शन आ रहा है तो दोनों आ रहा है, तो दोनों में तुम निकाल कर देख लेना कौन बड़ा है, वही तुम्हारा क्या आएगा, राइट आंसर होगा। 2021 और 22 में देखो तो कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा तो वही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ से 2021 और 22 में दोनों ऑप्शन आ रहा है, तो उनको क्या करोगे, तुम सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके देखोगे कि कौन बड़ा आ रहा है, वही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो ये तुम्हारा उत्तर 100, इसको अब सॉल्व करोगे तो 102 से ये क्या आ रहा था, 102 से ये छोटा आ रहा था ना, 102 से ये छोटा आ रहा था। अब ये देखो 225/442, ठीक है। तो ये देखो 225 में 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 225 में 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा माने 4, समझ रहे हो ना, क्या आएगा तुम्हारा 400, तुम्हारा 50 आएगा, और ये 442 है। तो तुम्हारा ये 450 से ये क्या है, 442 क्या है, 450 अगर होता तो इसका मान क्या आता, आधा आता, लेकिन यह है 442 और कमे है, यानी और कम है। देखो अगर 225 माने 450 होता तो इसका मान आधा आता, यानी ये 2 गुना होता तो इसका मान आधा आता, लेकिन 450 ना होकर बल्कि कम है, और नीचे वाला कम होता है तो ज़्यादा होता है, यानी 102 से ये ज़्यादा आएगा, यानी आधा। ये क्या था, ये आधा से कम आ रहा था, कहाँ गया, ये आधा से क्या आ रहा था, देखो ये 1.5 गुना ये 300 होता, 150 का 2 गुना ये 300 होता ना, और 300 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब आधा से ये क्या होगा, ज़्यादा है यानी कम होगा, यानी आधा से ये छोटा होता,
आधा से ये क्या होता है, छोटा होता है, यानी आधा बड़ा होता है। ये आधा से भी ये क्या है, ये आधा से भी ये देखो उल्टा नहीं ना बता रहे हैं दोस्तों, ये आधा से बड़ा होगा ना। देखो ये 450 होता तो आधा होता, लेकिन 400 की क्या 45 से कम है तो ये ज़्यादा होगा, माने ये ज़्यादा है। ये आधा से कम है तो यही वाला सबसे कम होगा, 150 बटा 345 यानी 221 वाला सबसे कम होगा। यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो 2021 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस प्रकार से मैंने आपको DI के सारे कॉन्सेप्ट को बताया। आज आपको हार्ड लग रहा होगा कि अरे यार DI कितना हार्ड है, लेकिन तय मानो ऐसे ही लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। हम MCQ पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विश्वास करते हैं। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, रोज आएगा, तो तय मानो कि तुम 5 में 5 नंबर पाओगे। और जिस दिन 5 में 5 इसमें पा गए और 5 से 5 मैथ और रीजनिंग में भी पा गए, 10 क्वेश्चन ऐसे फ्री का तुम्हें मिलेगा, तो उस दिन मानो कि तुम JRF पे क्या हो गए, एकदम करीब हो गए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, इतना आप जान गए। और दोस्तों अगर बात आपको समझ में आ रही होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।